हेलो प्यारे बच्चों। और आप सभी का रिवीजन अच्छे से चल रहा है ना? ओके, कंप्लीट कीजिएगा बेटा। चलिए आज हम अपना पाठ्य पुस्तक का जो बाकी का रिवीजन बच गया था वो कंप्लीट करते हैं। ठीक है, पाठ 4 बुद्धि की जीत, इसके प्रश्नोत्तर हम कंप्लीट करने वाले हैं। प्रश्न नंबर 1 है, सम्राट ने बालक को क्या चेतावनी दी? तो क्या चेतावनी दी थी? सम्राट ने बालक को चेतावनी दी कि यदि तुम सिंह को पिंजरे से गायब न कर सके तो तुम्हें पिंजरे में बंद कर दिया जाएगा। यही चेतावनी दी थी ना, कि अगर तुमने सिंह को पिंजरे से गायब नहीं किया तो तुमको भी पिंजरे में बंद कर दिया जाएगा। ख वाला प्रश्न है, बालक ने शेर को पिंजरे से बाहर कैसे निकाला? तो कैसे निकाला? बालक ने पिंजरे के चारों ओर आग लगवाई और शेर जो था वो लाख का होने की वजह से पिघलने लग गया और धीरे धीरे शेर जो है वो पिंजरे से लुप्त हो गया। लुप्त हो गया मतलब गायब हो गया, और जो पिंजरा था वो खाली हो गया। इस तरह बालक ने शेर को पिंजरे से बाहर निकाला। अब हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर ग, बालक ने राजा से पुरस्कार के रूप में क्या मांगा? तो क्या मांगा था? पुरस्कार के रूप में विद्या धन मांगा। वह तक्षशिला विद्यापीठ में प्रवेश लेकर अपनी शिक्षा संपन्न करना चाहता था। घ वाला प्रश्न है, मगध राज्य के बुद्धिमान व्यक्तियों को पड़ोसी राज्य की ओर से क्या चुनौती दी गई थी? तो क्या चुनौती दी गई कि जो व्यक्ति सामने रखे पिंजरे में खड़े सिंह को बिना ताला तोड़े और बिना पिंजरा खोले गायब कर देगा, सम्राट उसे मुंह मांगा पुरस्कार देंगे और राज्य की सम्मान भी होगा उसका। ठीक है बेटा, तो यह चुनौती दी गई थी क्या, कि जो व्यक्ति सामने रखे पिंजरे में से सिंह को गायब कर देगा। कैसे? बिना ताला तोड़े और बिना पिंजरा खोले गायब कर देगा। अगला प्रश्न है हमारा, किसने कहा, किससे कहा और कब कहा? ठीक है, निर्भीक बालक तुम्हारा क्या नाम है? तो किसने कहा था? यह महामंत्री ने कहा था। किससे कहा था? बालक चंद्र से कहा था। ठीक है, और कब कहा? जब चंद्रगुप्त ने सिंह को गायब करने की आज्ञा मांगी थी तब कहा था। ख वाला है, महोदय तो तलवार भी सुई का काम नहीं कर सकती। यह बात किसने कही थी? बालक चंद्र ने कही थी। किससे कही थी? महामंत्री से कहा था। और कब कहा था? जब मंत्री ने बालक से कहा कि सुई तलवार का काम नहीं कर सकती तब कहा था। प्रश्न नंबर 4 है, सही उत्तर पर सही का चिन्ह लगाइए। सिंह को पिंजरे से बाहर निकालने का साहस किसने किया? महामंत्री ने, एक सभासद ने, बालक ने या सम्राट ने? तो किसने किया था? बालक ने किया था, है ना, बालक चंद्र ने किया था ना। ओके, अगला प्रश्न है हमारा ख, वीर बालक का क्या नाम था? तो क्या नाम था? इंद्र, ध्रुव, चंद्र या फिर प्रहलाद? तो उसका नाम चंद्र था। बालक अपनी शिक्षा संपन्न करवाना चाहता था। कहाँ संपन्न करवाना चाहता था? तक्षशिला विद्यापीठ में। गए, शेर वास्तव में किस चीज का बना हुआ था? तो आपको याद होना चाहिए किस चीज का बना हुआ था कि वो पिघल गया था। तो वह लाख का बना हुआ था। ठीक है बेटा, हमारे पार्ट 4 में यहीं तक का सिलेबस आएगा। आप यहीं तक की प्रिपरेशन अच्छे से कीजिएगा। अब हम आते हैं हमारे व्याकरण पर, व्याकरण विज्ञान। ठीक है, इसका फर्स्ट वाला जो चैप्टर है उसका नाम है भाषा और व्याकरण। ठीक है, इसमें हम सही विकल्प से स्टार्ट करते हैं। सही विकल्प क वाला है, भाषा का शुद्ध ज्ञान किससे प्राप्त होता है हमें? तो आपको पता होना चाहिए भाषा का शुद्ध ज्ञान हमें व्याकरण से मिलता है। नेक्स्ट है, भाषा कितने प्रकार की होती है? तो भाषा 2 प्रकार की होती है, एक लिखित भाषा होती है और एक मौखिक भाषा होती है, मौखिक सॉरी। ओके, अगला प्रश्न है, व्याकरण के कितने भेद होते हैं? तो व्याकरण के कितने भेद होते हैं? व्याकरण के 3 भेद होते हैं। ठीक है, कौन कौन से होते हैं? वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार।
ग वाला है बोलकर अपनी बात प्रकट करने वाली भाषा क्या कहलाती है? मौखिक भाषा कहलाती है। बोलकर बताने मतलब मौखिक भाषा है। लिखित भाषा की रीति क्या होती है? तो लिपि होती है। ठीक है, लिखित भाषा यानी कि लिखने का ढंग लिपि कहलाता है। ओके, अगला प्रश्न है वाक्यों के सामने सही तथा गलत का निशान लगाइए। भाषा बातचीत करने का एक साधन है, ये बात तो सही है। हम अपने विचार को केवल बोलकर ही बता सकते हैं क्या? नहीं, लिखकर भी बता सकते हैं। भारत में केवल हिंदी भाषा बोली जाती है, ये तो गलत है। हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है, सही वाक्य है। व्याकरण हमें शुद्ध भाषा का शुद्ध प्रयोग सिखाता है, सही है। ठीक है, अगला हमारा प्रश्न है चित्र देखकर राज्य का नाम पहचानिए और वहाँ बोली जाने वाली भाषा का नाम भी लिखिए। जैसे ये वाला चित्र जो है वो असम, ठीक है, असम राज्य है और कौन सी भाषा बोली जाती है? असमिया। ये राजस्थान राज्य है और राजस्थान राज्य में हिंदी लैंग्वेज बोली जाती है। पंजाब में पंजाबी, ओके, केरल में मलयालम और महाराष्ट्र में मराठी बोली जाती है। अब हम आते हैं जोड़ी मिलाइए। हिंदी की लिपि, तो हिंदी की लिपि क्या होती है? देवनागरी। ठीक है, अंग्रेजी की लिपि रोमन, पंजाबी की लिपि गुरुमुखी और उर्दू की लिपि होती है फारसी। ठीक है, तो ये जोड़ी मिलाइए, ये एक बार और अच्छे से देख लीजिएगा। प्रश्न नंबर 5 है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। भाषा से क्या अभिप्राय है? तो आपको पता होना चाहिए भाषा क्या होता है। ठीक है, एक बार मैं उत्तर फिर बता देती हूँ आपको। जिस साधन से हम अपने विचारों या भावों को बोलकर या लिखकर प्रकट करते हैं उसे भाषा कहते हैं। ओके, अब अगला प्रश्न है लिपि किसे कहते हैं? ठीक है, तो लिपि क्या होती है? भाषा के लेखन की रीति यानी कि लिखने के ढंग को लिपि कहते हैं। ग वाला है व्याकरण की परिभाषा व उसके अंग लिखिए। व्याकरण की परिभाषा क्या होती है? व्याकरण वह विधा है जो भाषा को शुद्ध रूप में बोलना, लिखना और पढ़ना सिखाती है, वह व्याकरण कहलाती है। ठीक है, और उसके अंग मैंने अभी जस्ट आपको बताए हैं, 3 अंग होते हैं, वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार। इस तरह से हमारा पार्ट 1 रिवीजन कंप्लीट होता है व्याकरण का। अब हम आते हैं पार्ट 2 पर। इसके भी सबसे पहले प्रश्न क्या है हमारे पास? सही विकल्प चुनिए। ठीक है, क है वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? तो वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है, एक होता है स्वर और दूसरा होता है व्यंजन। ख वाला प्रश्न है ऊष्म व्यंजन का उच्चारण करते हुए कौन सी वायु निकलती है? तो ऊष्म से ही पता चलता है, गर्म हवा निकलती है। ग है 2 व्यंजनों को जोड़कर बनाए जाते हैं तो संयुक्त व्यंजन बनाए जाते हैं। ठीक है, जोड़ना मतलब संयुक्त करना। घ है हिंदी भाषा में कितने स्वर होते हैं? तो हिंदी भाषा में स्वर जो होते हैं वो 11 होते हैं और जो व्यंजन होते हैं वो 33 मीन्स 33 व्यंजन होते हैं। ठीक है बच्चों, अब हम आते हैं अपने पार्ट 3 पर। ठीक है, पार्ट 3 जिसका नाम है शब्द विचार। इसमें भी सबसे पहले सही विकल्प चुनिए। वर्णों का मेल कहलाता है, तो क्या कहलाता है? वर्णों के मेल से शब्द बनता है और शब्द का जो मेल होता है उससे वाक्य बनता है, ये भी याद रखिएगा। ख है विदेशी शब्द कौन सा है? तो कौन सा है विदेशी शब्द? इनमें से रेल, आग, सूर्य या जल, तो विदेशी शब्द रेल है। अग्नि कौन सा शब्द है? तो अग्नि तत्सम शब्द है, संस्कृत भाषा से लिया हुआ है तत्सम शब्द। ठीक है, किंतु शब्द क्या है? अविकारी शब्द है। प्रश्न नंबर 2 है नीचे बॉक्स में लिखे शब्दों में से निरर्थक शब्द छांटकर उसे सार्थक शब्द बनाइए। यहाँ आपको निरर्थक शब्द दिए हैं तो उससे आपको सार्थक शब्द बना के लिखना है। जैसे फर्स्ट है नेपा, तो क्या बना इससे सार्थक शब्द? पानी। इलिम से इमली, सकरस से सर्कस, ठीक है, तबार से भारत, टटमार से टमाटर, लुआ से आलू और थीमे से मेथी। इस तरह प्रश्न नंबर 3 है नीचे दिए गए शब्दों में से तत्सम, तद्भव, देशी और विदेशी शब्द अलग अलग कर कर लिखिए। यहाँ आपको कुछ शब्द दिए गए हैं, उनमें से आपको तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, देशी और विदेशी शब्द लिखना है। ठीक है, तो तत्सम क्या है? इनमें से पुस्तक और पिता। तद्भव आग, घी और दूध। देशी शब्द होगा लड़का, पगड़ी, पेट, गाड़ी और रोड।
विदेशी शब्द होगा पुलिस, स्टेशन और पैन। ठीक है, यहाँ पर भी आपको कुछ प्रश्न दिए गए हैं, प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ओके, जैसे शब्द क्या होते हैं, इनकी शब्द किसे कहते हैं और ये कितने प्रकार के होते हैं। तो शब्द किसे कहते हैं, दो या दो से अधिक वर्णों के मेल, सार्थक मेल को ही शब्द कहा जाता है। ओके, और ये शब्द भेद, तो शब्द कितने प्रकार के होते हैं, एक तो होते हैं अर्थ के आधार पर शब्द, ठीक है, दूसरा होता है विकार के आधार पर शब्द, तीसरा होता है व्युत्पत्ति के आधार पर और चौथा होता है उत्पत्ति के आधार पर, यानी कि 4 प्रकार के शब्द भेद होते हैं। अगला प्रश्न है तत्सम और तद्भव का अंतर उदाहरण सहित लिखो। तो तत्सम शब्द आपको पता होना चाहिए, जो शब्द सीधे संस्कृत भाषा से आए हैं वे तत्सम शब्द कहलाते हैं। और इसका उदाहरण है जैसे सूर्य, अग्नि। ओके, और तद्भव शब्द वे शब्द जो संस्कृत भाषा के बदले हुए रूप होते हैं वे तद्भव शब्द कहलाते हैं, जैसे कि आग, पानी। ओके, यौगिक और योग रूढ़ में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो यौगिक क्या होते हैं, जो शब्द दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से बनते हैं वे यौगिक शब्द कहलाते हैं। जैसे विद्या, धन, आलय, तो क्या बना है इससे, विद्यालय। इसी तरह योग रूढ़ शब्द जो होते हैं वो शब्दों के मेल से तो बनते हैं पर इनका कोई विशेष अर्थ होता है। ओके, विशेष अर्थ को स्पष्ट करते हैं तो उन्हें योग रूढ़ शब्द कहते हैं। जैसे लंबा धनुधर, तो क्या बोलेंगे इसको, लंबोदर। ठीक है, अर्थात श्री गणेश। इसी तरह घ वाला है व्युत्पत्ति के अनुसार शब्द के भेद को उदाहरण सहित समझाइए। तो व्युत्पत्ति के आधार पर शब्द भेद जो होते हैं वो 3 तरह के होते हैं, रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। ठीक है, तो रूढ़, यौगिक और योग रूढ़ तो मैंने अभी जस्ट बताया है। रूढ़ शब्द में मैं आपको बताती हूँ जिस शब्दों के खंडों का कोई अर्थ न हो, यानी कि जिसको अलग अलग कर देते हैं हम तो उनका कोई अर्थ नहीं होता है, उन्हें रूढ़ शब्द कहते हैं। जैसे पानी, तो हमने पा को अलग कर दिया, नी को अलग कर दिया, तो पा से क्या बना, पा तो कोई अर्थ नहीं निकल रहा, पा से तो, नी से भी कोई अर्थ नहीं निकल रहा, इसलिए अगर हम इनको अलग अलग कर देते हैं तो इनसे कोई अर्थ नहीं निकलता है। अगला है सार्थक और निरर्थक में अंतर बताइए। तो सार्थक शब्द क्या होते हैं, जो वर्णों के मेल से बने ऐसे शब्द होते हैं जिनका कोई ना कोई अर्थ जरूर होता है। ठीक है, तो उसे सार्थक शब्द कहते हैं, जैसे गाड़ी, चित्र, गमला आदि। और निरर्थक शब्द क्या होते हैं, जिनका कोई अर्थ नहीं होता है। ओके, जैसे डिगा, लामक, प्रची, कुछ भी बना दो कोई अर्थ नहीं होता है। ओके, वे निरर्थक शब्द होते हैं। अगला हम आते हैं हमारा पाठ 4। ठीक है बच्चों, तो पाठ 4 जिसका नाम है संज्ञा, है ना। इसमें सही विकल्प चुनिए। किसी प्राणी, वस्तु या स्थान या भाषा के नाम को क्या कहते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा। संज्ञा के भेद होते हैं, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा भी होता है, जातिवाचक संज्ञा भी होता है और भाववाचक संज्ञा भी होता है। तो ये सभी भेद हैं। रतन गांव में रहता है, तो जो रतन है वो क्या है, व्यक्ति है, तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गया है। इसका प्रश्न नंबर 2 है, निम्नलिखित वाक्यों में से संज्ञा शब्द ढूंढ कर लिखिए। यहाँ आपको कुछ वाक्य दिए गए हैं, यहाँ से संज्ञा शब्द ढूंढना है और कौन सी संज्ञा है ये भी लिखना है। जैसे खटास, है ना, दही में खटास है, तो खटास शब्द क्या हो गई, भाववाचक संज्ञा। गरीबों पर दया करो, तो दया शब्द क्या हो गई, भाववाचक संज्ञा। हम बस से आगरा जाएंगे, ठीक है, आगरा क्या हो गई, व्यक्तिवाचक संज्ञा। ठीक है, पर्टिकुलर नाम दिया हुआ है। प्रश्न नंबर 3 है, व्यक्तिवाचक और जातिवाचक संज्ञा की 3 उदाहरण दीजिए। तो देखो, व्यक्तिवाचक संज्ञा में तो नाम आते हैं, है ना, जैसे इंदिरा गांधी, रामायण, दिल्ली, कुछ भी नाम, मीन्स किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जाति, सॉरी, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को हम संज्ञा कहते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा। अब जातिवाचक संज्ञा, कौवा, बच्चा, कुर्सी। ओके, चलिए नेक्स्ट हम आते हैं प्रश्न नंबर 5 पर। प्रश्नों के उत्तर दीजिए। संज्ञा किसे कहते हैं, उदाहरण देकर स्पष्ट कीजिए। तो संज्ञा किसे कहते हैं, किसी व्यक्ति, प्राणी, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। ठीक है, जैसे कुछ भी एग्जाम्पल ले लेना, इंदिरा गांधी, कौवा। ओके, संज्ञा के कितने भेद होते हैं, तो संज्ञा के 3 भेद होते हैं, है ना, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और गुणवाचक संज्ञा या भाववाचक संज्ञा। गए भाववाचक संज्ञा कैसे बनती है,
तो कैसे बनती है और उसका उदाहरण भी देना है। ठीक है, तो भाववाचक संज्ञा जिन शब्दों से किसी प्राणी या वस्तु के गुण या दशा का पता चलता है उनसे भाववाचक संज्ञा बनती है। ठीक है, इसके उदाहरण है जैसे बुढ़ापा, और इन भाववाचक संज्ञा को हम छू नहीं सकते हैं, पकड़ नहीं सकते हैं, देख नहीं सकते हैं। इनको क्या कर सकते हैं, हम केवल अनुभव कर सकते हैं। ठीक है, तो जैसे इनके उदाहरण क्या बताए मैंने, बुढ़ापा, ईमानदारी। बुढ़ापा को हम छू नहीं सकते हैं, ईमानदारी को नहीं छू सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से बेटा हमारा आज का रिवीजन यही ख़त्म होता है। और सभी बच्चों, आप सब अच्छे से स्टडी स्टार्ट कर देना और अच्छे से रिवीजन कंप्लीट करना। ठीक है, सभी को पेपर अच्छे से देना है ना। बेस्ट ऑफ लक बच्चों, बाय बच्चों।